Hello guys, welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज जो हम करने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर मैं इसके एग्जाम के हिसाब से बात करूं तो 5 to 6 मार्क्स का ये एग्जाम में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको प्रोडक्शन फंक्शन के कई सारे कंसेप्ट बता चुका हूं, जिसमें हमने टीपी, एमपी और एपी के बारे में डिस्कस किया था, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन के बारे में डिस्कस किया था। तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा पिछला वीडियो जरूर व्यू कीजिए। और आज की वीडियो की भी मैं कुछ खास बात बता दूं कि वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए मैं काफी काम आएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर व्यू करना, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है कि एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट्स कीपिंग अदर फैक्टर फिक्स्ड। अगर कोई भी प्रोड्यूसर वेरिएबल इनपुट्स मतलब लेबर की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है, कीपिंग अदर फैक्टर फिक्स्ड मतलब और बाकी जितने भी फैक्टर्स है जैसे कि लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, उन सबको फिक्स रखकर इनिशियली टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। तो फर्स्ट स्टेज पे जो टोटल प्रोडक्ट होगा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और सेकंड स्टेज पे डिक्रीजिंग रेट से, और थर्ड स्टेज पे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बताना चाहूं, क्योंकि डेफिनेशन तो आपने बुक में भी पढ़ी होगी, तो एग्जाम्पल ये है कि सपोज मान लीजिए ये एक लैंड है, लैंड का एक टुकड़ा मतलब पार्ट है, और लैंड क्या होता है आपका फिक्स्ड फैक्टर होता है। और अगर मान लो प्रोड्यूसर इस पे लेबर का यूज करके वीट का प्रोडक्शन करना चाहता है, तो सपोज मान लीजिए उस लैंड की कैपेसिटी सिर्फ 3 लेबर की है कि 3 से ज्यादा लेबर उस पे नहीं लग सकते। तो अगर वो फर्स्ट लेबर लगाएगा तो सिंपल सी बात है प्रोडक्शन होगा, क्योंकि पूरी की पूरी लैंड तो अभी खाली पड़ी है। दूसरा लेबर लगाएगा तो थोड़ा वीट का और प्रोडक्शन होगा, क्योंकि अभी भी लैंड का थोड़ा सा पार्ट तो खाली पड़ा है। और तीसरा लेबर लगाएगा तो और भी प्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर उसने 3 से ज्यादा फोर्थ लेबर लगा दिया तो प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय गिरना स्टार्ट हो जाएगा। रीजन क्या कि भाई उस लैंड की कैपेसिटी तो उतनी की उतनी है। अगर उस लैंड पे अगर आपने ज्यादा लेबर का यूज कर लिया तो प्रोडक्शन तो उतने का उतना ही होना है। तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट स्टेज पे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, और बाद में उस क्योंकि लैंड की इतनी कैपेसिटी नहीं है तो और ज्यादा लगाओगे तो प्रोडक्शन गिरना स्टार्ट हो जाएगा। यही तो इसकी डेफिनेशन है। और अगर आप चाहो तो इसको एक और वर्ड में, एक और लाइन में डिफाइन कर सकते हो कि इफ वी कंबाइन द फिक्स्ड फैक्टर विद वेरिएबल फैक्टर, इफ वी कंबाइन the fixed factor with variable factor, initially TP increases at increasing rate, then at decreasing rate and finally starts falling। अब मैं आपको अगर शेड्यूल और सारा बताऊंगा तो सारी चीजें एकदम आपके दिमाग में घुस जाएगी। तो इसकी सबसे पहले हम एजम्पशन देख लेते हैं। इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। यह रूल सिर्फ शॉर्ट रन में लागू होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में तो आप लैंड को भी बढ़ा सकते हो, जितने भी आप फैक्टर फिक्स रख रहे हो सबको बढ़ा सकते हो। तो ये शॉर्ट रन में लागू होता है। स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। हम टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। जिस टेक्नोलॉजी का पहले यूज कर रहे हैं थ्रू आउट द प्रोडक्शन, उसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। एंड द लॉ अप्लाइज इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। और ये लॉ सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की फील्ड पे अप्लाई होता है। तो फिर आपको पता ही है, सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई, फिर हम इकोनॉमिक्स में एजम्पशन लिखते हैं, उसके बाद में अब हम देखते हैं इसका स्केड्यूल और फिर डायग्राम। तो स्केड्यूल क्या है कि फिक्स फैक्टर को तो हम फिक्स रख रहे हैं, लैंड को 111 फिक्स रख लिया। वेरिएबल फैक्टर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे क्या है, लेबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीज पे फोकस करना है, एमपी और टीपी। तो पहला लेबर लगाया तो 2 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि पूरी लैंड खाली थी। दूसरा लेबर लगाया तो प्रोडक्शन
थोड़ा और ज्यादा हुआ, तीसरा लेबर लगाया तो प्रोडक्शन और ज्यादा हुआ, और 3 लेबर लगाने के बाद में प्रोडक्शन गिरना स्टार्ट हो गया, क्योंकि लैंड की उतनी कैपेसिटी उससे ज्यादा नहीं थी। तो 3 लेबर के बाद में प्रोडक्शन 3210 और फिर इस तरीके से हो गया। तो ये है एमपी को अगर जोड़ोगे तो क्या निकल जाएगा, टीपी निकल जाएगा। तो फर्स्ट पे 2 का 2, सेकंड पे 2 + 3 5, फिर 5 + 4 9 हो जाएगा, फिर 9 + 3 12, 12 + 2 14। इस तरीके से आपको ये सारा एमपी को जोड़ दोगे तो वो क्या निकल जाएगा, आपका टीपी निकल जाएगा। टेंशन मत लो, मैं आपको शेड्यूल बनाना भी बता दूंगा। 2 मिनट में आप एग्जाम में भी शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हो। मैं वीडियो के लास्ट में वही आपको बताने वाला हूं। तो ये इस तरीके से शेड्यूल बन जाएगा। और यहां पे आप ये देखिए कि पहले जब 3 लेबर लगे थे तो वहां पे तो रिटर्न आपको कौन सा मिल रहा था, इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा था। और बाद में स्टेज नंबर 2 पे टीपी बढ़ तो रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, तो डिमिनिशिंग रिटर्न और बाद में नेगेटिव रिटर्न। तो अगर इसको डायग्राम में एक्सप्लेन करना हो तो ये आपका टीपी का बनेगा। टीपी 259 मतलब पहले फर्स्ट स्टेज पे बढ़ रहा है, बाद में आके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया और बाद में नेगेटिव। इसी तरह से एमपी का आप देख सकते हो 2 3 4, पहले बढ़ा है 3 यूनिट तक, उसके बाद में घटा है, और एक स्टेज ऐसा आया है जहां पे ये 0 भी हो गया और बाद में माइनस। सारा मैं आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो एम पॉइंट है और इसको अगर मैं एमपी के मैक्सिमम से मिला दूं तो ये तो है आपकी स्टेज नंबर फर्स्ट। इस स्टेज नंबर फर्स्ट पर पहली 3 यूनिट पर प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है। यहां पे आप शेड्यूल से भी देख सकते हो इस तरीके से 2 5 और 9। 2 में पहले 3 जुड़ा, फिर 5 में 4 जुड़ा है, तो पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, सेकंड स्टेज पे डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहा है। मतलब टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने की रेट क्या हो गई है, कम हो गई है। बढ़ने की रेट कम हो गई है तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न हो जाएगा। और यहां पे आपको देखना है कि जहां पे आपका एमपी 0 है वहां पे टीपी क्या है, मैक्सिमम है। जहां पे एमपी 0 वहां पे टीपी मैक्सिमम। तो ये है दूसरी स्टेज। और तीसरी स्टेज में आप देखिए सीधा एमपी को देखिए कि एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब एमपी नेगेटिव हो गया तो टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, तो टीपी ने भी गिरना स्टार्ट कर दिया। तो ये है इसकी 3 स्टेजेस। ये स्टेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां पे एक पॉइंट आ रहा है जिसको हम एम पॉइंट का मैंने नाम दिया, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। इसका मतलब होता है यहां से टीपी की शेप चेंज हो गई है। टीपी यहां तक तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था और जहां से टीपी की शेप चेंज हो रही है, टीपी की शेप चेंज का मतलब यहां से टीपी की बढ़ने की रेट क्या हो गई, डिक्रीजिंग हो गई। तो जहां से टीपी की शेप चेंज हो रही है उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो ये है इसका डायग्राम। अगर एग्जाम में आए तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। मैं आप एक बार इसको यहाँ पे बना देता हूँ, एग्जामिनेशन को रब करके आप इस तरीके से भी बना सकते हो। थोड़ी इसी जगह में बना देता हूँ। ये बन गया आपका टीपी का और एक डायग्राम ये बन गया आपका एमपी का। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, मैंने शॉर्ट में बनाया है। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट स्टेज और ये हो जाएगा आपका सेकंड स्टेज और ये हो जाएगा नेगेटिव मतलब थर्ड स्टेज। तो आप इस तरीके से ये डायग्राम भी बना सकते हो, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है। अब आता हूं मैं उस चीज पे जो मैं वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था कि सर हम सारी चीजें कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, लेकिन हमें स्केड्यूल बनाना नहीं आता। देखिए स्केड्यूल में कुछ भी नहीं है।
अगर आपको इसका स्केड्यूल बनाना है, देखो 2 मिनट का काम है, मैं बस एक बार इसको रब कर देता हूं। आपको ये दोनों चीजें सेम लिखनी है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर ये तो सेम एज इट इज रह जाएंगे। अब आपको ये देखिए, पहली 3 यूनिट या आप जो भी लो, हो सकता है 4 यूनिट 5 यूनिट, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। पहली 3 यूनिट पर आपको इंक्रीजिंग दिखाना है, तो इंक्रीजिंग में आप दिखा दो 5, 10, 15, पहली 3 स्टेज हो गई। उसके बाद में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 के बाद में वापस रिवर्स कर दो इसका, 10, 5, 0, या फिर यहाँ पे 10, 5, 3, 0 और फिर यहाँ पे कर दो -5। तो ये हो जाएगा आपका डिमिनिशिंग रिटर्न और ये हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे 5, 15, 30, 40, 45 इस तरीके से आप बना सकते हो। स्केड्यूल भी 2 मिनट का काम है प्रिपेयर करना। ये पहली 3 यूनिट तक इंक्रीजिंग रिटर्न हो गया, फिर बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न और बाद में नेगेटिव रिटर्न। अब एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करने वाला हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से निकल के आया है, जो कि बड़ा ही आसान है, टीपी और एमपी का रिलेशन, क्योंकि वो इसी का पार्ट है, इसी में हो जाएगा। तो यहां पे आप ये देखिए कि फर्स्ट पॉइंट पे जब तक 3 स्टेज पे, पहली 3 स्टेज पे एमपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब एमपी बढ़ रहा है तो टीपी भी इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग रेट। व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। और दूसरा इसका हो सकता है जब एमपी ने डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया, 4th यूनिट से क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो व्हेन एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग, टीपी बढ़ तो रहा है 30 से 40, 40 से 45, टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। और तीसरा हो सकता है कि अगर एमपी यहां पे जैसे 0 था तो टीपी क्या था, मैक्सिमम। जब एमपी 0 तो टीपी मैक्सिमम। और लास्ट है कि जब एमपी ने डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया, मतलब एमपी नेगेटिव हो गया, तो टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। तो जब एमपी नेगेटिव हो गया है तो टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। तो ये इसके टीपी और एमपी का रिलेशन का भी कई बार क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं है। जब एमपी बढ़ रहा है तो टीपी भी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से। जब एमपी घट रहा है तो टीपी बढ़ रहा है लेकिन एट द डिक्रीजिंग रेट। और जब एमपी 0 है तो टीपी इज मैक्सिमम, एंड व्हेन एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग या व्हेन एमपी इज नेगेटिव, टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो जो आपने चैप्टर नंबर 2 में टीयू और एमयू का रिलेशन किया था, सेम वो का वो ही एमपी और टीपी का रिलेशन है। तो ये था लो वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको एजम्पशन, शेड्यूल, डायग्राम और टीपी और एमपी का रिलेशन सारा कुछ बताया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम करेंगे कि ये जो 3 रिटर्न होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न, इन तीनों के लागू होने के क्या कारण है, ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से, मतलब कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न, डिटेल से करेंगे। उस वीडियो को मिस मत करना। तो टिल देन लास्ट में मैं यही बोलूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको इस स्टेशन पे सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बता रहा, कंसेप्ट के साथ साथ सारी चीजें करवा रहा हूँ, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो या कुछ किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो। तो लास्ट में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, but don't forget to subscribe my channel because a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.